बाल गंगाधर तिलक का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके अलावा तिलक के जीवन की उपलब्धियां पढ़ेंगे और उन उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कैसा संघर्ष किया उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा हमारा बिंदु होगा राजनीतिक चिंतन, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज देखिए, सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 1856 में जन्म हुआ और 1920 में उनकी मृत्यु हुई थी। ये उनका जीवन काल रहा। सबसे पहले आपका प्रश्न ये आ सकता है कि लोकमान्य तिलक स्वतंत्रता आंदोलन के जनक थे, स्पष्ट कीजिए। ये आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है और इस उत्तर में भी आपके इस प्रकार के लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको मिलेंगे जो परीक्षा में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले देखिए, तिलक उदारवादी प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और प्रतिनिधिमंडल के मार्ग को अपनाकर भारत के लिए एक वैधानिक सुधार प्राप्त करना चाहते थे। सबसे पहले वो उदारवादी मंडल के थे, लेकिन 1905 के आसपास कांग्रेस और भारत के सार्वजनिक जीवन में उग्र राष्ट्रवादी धारा का उदय हुआ और उग्र राष्ट्रवादी धारा का उद्देश्य था भारत के लिए वैधानिक सुधारों को प्राप्त करना नहीं, वरन देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। यानी जैसे एक उदारवादी मंडल था, उदारवादी मंडल है वो भारत में वैधानिक सुधार प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन जो था वो वैधानिक सुधार ही नहीं, यानी देश को आजाद करवाना चाहते थे। उग्र राष्ट्रवादी धारा का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया। तिलक के साथ साथ लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिनको त्रिमूर्ति लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, इसके साथ साथ उनका सहयोगी अरविंद घोष भी थे। तिलक इनमें निश्चित रूप से सबसे अधिक प्रमुख थे और अपनी निस्वार्थ देशभक्ति, अदम्य साहस, स्वतंत्र और सबल राष्ट्रीय प्रवृत्ति और इन सब के ऊपर देश और देशवासियों की एकनिष्ठ सेवा के कारण उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। इसलिए उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न यदि आप यहां से देखें तो ये प्रश्न आपके यहाँ पूरा हो जाता है। अब हम इनका जीवन परिचय देखते हैं कि थोड़ा जीवन परिचय बहुत जरूरी होता है। जीवन परिचय के लिए बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण जिले के रत्नागिरी जिले में हुआ। कोंकण जिले में रत्नागिरी में हुआ था। तिलक का जन्म जिस परिवार में हुआ वो परिवार अपनी धार्मिकता, विद्वता और कर्म कांड में आस्था के लिए विख्यात था। यानी धार्मिक, विद्वता और कर्म कांड, यूं कह सकते हैं कि इस परिवार में इंटेलिजेंस जो थी वो पहले से ही बरकरार थी। तिलक का लालन पालन और पोषण इसी वातावरण में हुआ। उनके पिता एक शिक्षक थे, संस्कृत के बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को संस्कृत और गणित का अच्छा ज्ञान करवाया। उन्होंने 1877 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और मित्रों का विचार था कि गणित विषय और शोध कार्य के प्रति गहरी रुचि के कारण वे स्नातकोत्तर स्तर पर गणित शास्त्र का अध्ययन करेंगे। यानी 1877 में उन्होंने बीए उत्तीर्ण की। बीए उत्तीर्ण करने के बाद उनके साथ ही उन्होंने सोचा कि भाई तिलक तो गणित में बहुत अधिक माहिर हैं, तो ये आगे गणित में ही कोई ना कोई रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे। लेकिन ये पासा उल्टा हुआ, यानी उन्होंने इस विषय का अध्ययन नहीं किया। आपके लिए जो ग्रुप बनाए गए हैं उनमें है 9610208295, यानी इन नंबरों पर आपके लिए जो ग्रुप है वो बनाया गया है। तो आप यहां से 9610208295 यहां से आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। बॉयज गर्ल्स के लिए अपना अपना नाम जरूर लिखें। लेकिन दोस्तों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तिलक ने कानून का अध्ययन करना पसंद किया। क्यों? और जब मित्रों ने पूछा तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि मैं अपना जीवन देश में नवजागरण के काम में लगाना चाहता हूं और मेरा विचार है कि इस कार्य के लिए साहित्य अथवा विज्ञान की किसी उपाधि की अपेक्षा कानून का ज्ञान अधिक उपयोगी होगा। कि मैं यदि साहित्य का, विज्ञान का या गणित का अध्ययन करूंगा तो वो देश में नवजागरण के लिए किसी काम नहीं आएगा, इसलिए मुझे कानून का अध्ययन करना चाहिए। और मैं एक ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें मुझको अंग्रेज शासकों के साथ संघर्ष न करना पड़े। दुर्गादास, करजन से नेहरू और उसके पश्चात, यानी इस प्रकार मैं क्या है कि मेरे जीवन में इस प्रकार के संघर्ष को करना चाहता हूं। इस प्रकार उन्होंने छात्र जीवन में अपना जीवन मार्ग निर्धारित कर लिया और वह था देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष। देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करना उन्होंने जीवन में ही शुरू कर लिया था। अब देखिए तिलक के जीवन की क्या क्या उपलब्धियां थी। सबसे पहले शिक्षा प्रसार का काम उन्होंने किया था। क्या काम किया था? तिलक और उनके कॉलेज के साथी गोपाल राव आगरकर दोनों इस परिणाम पर पहुंचे कि देश की सबसे बड़ी आवश्यकता यथाशीघ्र विदेशी शासन का अंत करना है। यानी दोनों ने सोचा, गोपाल राव आगरकर ने और इन्होंने, कि भाई
यहाँ से यदि अंग्रेजी शासन का अंत हो जाता है तो दैट इज बेटर फॉर इंडिया, तो वो भारत के लिए सबसे अच्छा होगा। इसके लिए जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए और इसका प्रारंभ जनता की शिक्षा से ही संभव है। यानी उन्होंने कहा कि जब हम देश में यहाँ से ये अंग्रेजों का शासन समाप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे देश की जनता है वो पूरी की पूरी शिक्षित होनी चाहिए। इसलिए अपने जो मित्र थे, एक तो चिपलूणकर था, एक आगरकर था और एक नामजोशी था, उन्होंने उनके साथ मिलकर के और 1880 में सबसे पहले एक न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। पूना में 1880 में उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की और स्थापना करने के बाद स्कूल में निर्धन विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की। कि निर्धन विद्यार्थी थे उनसे कोई फीस नहीं ली गई, बिना फीस के ही उन्हें विद्यालय में प्रवेश दिया गया और शिक्षा के काम को आगे बढ़ाने के लिए 1885 ईस्वी में उन्होंने दक्षिणी शिक्षा समाज की स्थापना की। 1885 में दक्षिणी शिक्षा समाज की स्थापना की। 1885 के बाद उनकी अगली उपलब्धि थी केसरी और मराठा, जो उनके अखबार थे, उनका प्रकाशन किया। और इतिहास के अपने अध्ययन के आधार पर तिलक इस परिणाम पर पहुंचे कि जनसाधारण के सहयोग और सहायता के बिना कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती। जनसाधारण से का सहयोग होना जरूरी है और जनसाधारण का सहयोग है वो कोई ना कोई माध्यम होना जरूरी है और वो माध्यम अखबार से ज्यादा उन्होंने कोई माध्यम उपयुक्त नहीं समझा। इसलिए उन्होंने 2 साप्ताहिक पत्र, एक तो मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा। मराठा वो कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। और मराठी भाषा में था ये केसरी। केसरी तो मराठी में था और मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था। दोनों भाषा का उन्होंने प्रकाशन किया और इन पत्रों के प्रकाशन के साथ ही उनका सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हो गया। कालांतर में केसरी और मराठा का पूरा भार अपने हाथ में ले लिया, यानी अपने जीवन साथियों से थोड़ा मतभेद भी हो गया था, तो फिर उन्होंने ये दोनों अखबारों का संचालन खुद ही करने लगे और उन्होंने इन पत्रों के माध्यम से लगभग 40 वर्ष तक शासन के इन अत्याचारों का विरोध किया। शासन के जो अत्याचार थे उन अत्याचारों को जनता तक बताने के लिए उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक देश की सेवा की। उसके बाद इनकी उपलब्धि थी कांग्रेस में प्रवेश करना और कांग्रेस का रूपांतरण करना। तिलक सबसे पहले 1889 में कांग्रेस में शामिल हुए। कब हुए? 1889 में। और उन्होंने देश की सामान्य जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ने और कांग्रेस को निरंतर सक्रिय संस्था बनाने पर जोर भी दिया। 19 दिसंबर 1893 को केसरी, उनका जो समाचार पत्र था, उसमें उन्होंने एक घोषणा की थी। 19 दिसंबर 1893 को उन्होंने क्या घोषणा की थी? और वो घोषणा थी कि भारत में अंग्रेज नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। 19 दिसंबर 1893 को उन्होंने केसरी समाचार पत्र में लिखा था कि अंग्रेजों से यदि हम भीख मांगेंगे, याचना करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा प्रयास तो हमारे लिए एक पत्थर की दीवार पर सिर टकराने के समान है। एक यदि पत्थर की दीवार है और उससे यदि हम अपने सर को टकराते हैं तो उससे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, हमारे सर को ही नुकसान पहुंचता है। और फिर सरकारी विरोध के बावजूद तिलक है वो 2 बार 1895 और 1897 में बंबई विधान परिषद के सदस्य चुने गए। क्योंकि जब अंग्रेज सरकार को पता चल गया कि ये हमारे अंग्रेजी सरकार के बारे में लोगों को बताते हैं, आलोचना करते हैं, तो अंग्रेज सरकार उन्हें नहीं चाहती थी, लेकिन वहां की जनता है वो तहे दिल से चाहती थी। 1895 में और 1897 में दोनों बार उनको विधान परिषद का सदस्य चुना गया। चौथी उनकी उपलब्धि थी, उनका जो काम था वो था सांस्कृतिक मार्ग से राष्ट्रवाद का विकास करना। एक ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि तिलक, कार्लाइल और इमर्सन, ये जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी इस धारणा से पूर्णतः सहमत थे। उनका जो विचार थे उनसे समर्थ थे। कैसे? कि जो अपने राष्ट्र नायकों का सम्मान नहीं करना जानता वह जीवित नहीं रह सकता और विकास नहीं कर सकता। कार्लाइल और इमर्सन ये कहते थे कि देश में जो राष्ट्र नायक हुए हैं, यानी देश को चलाने वाले पुराने हमारे प्राचीन काल के जो हीरोज हैं, हमारे प्राचीन काल में जैसे अंग्रेजों से लड़ने वाले थे, मुगलों से लड़ने वाले थे, या विदेशी जो फिरंगियों से लड़ने वाले थे, विदेशी शक्तियों से लड़ने वाले थे, उन राष्ट्र नायकों का सम्मान करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने एक तो गणपति उत्सव शुरू किया और एक शिवाजी उत्सव शुरू किया। शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव दोनों इन्होंने शुरू किया। और एक बार शिवाजी की जयंती के अवसर पर इन्होंने कहा था, तिलक ने कहा था कि भाट की तरह गुणगान करने से स्वतंत्रता नहीं मिल जाएगी। यानी हम इस प्रकार इन लोगों के सामने अनुनय विनय करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए हमें यदि स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, आजादी प्राप्त करनी है, तो इनसे लड़ना होगा। और उसी समय उनके जीवन में एक बड़ा संघर्ष आया था कि अकाल और प्लेग महामारी जैसी बीमारी आ गई थी।
1896-97 में भयंकर अकाल पड़ा था, जो कि 1896-97 का जो अकाल था वो तो जग जाहिर है पूरे भारत में अकाल था। और जनता को सहायता देने का संभव प्रयत्न किया उन्होंने, और सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो जनता विद्रोह करेगी। यानी सरकार को उन्होंने कहा कि भाई अभी जनता है वो अकाल से जूझ रही है, यानी उसके पास 2 जून की रोटी नहीं है, उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है, तो सरकार यदि अपने कर्तव्य से मुकर जाती है तो जनता भी उनके प्रति देशभक्ति नहीं दिखाएगी और एक दिन जनता जो है उनका तख्ता पलट कर देगी। उम्मीद करता हूं कि आपके पाठ समझ में आ रहा है। पाठ समझ में आ रहा है तो कृपया आप जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने दारिद्र ग्रामवासियों को उनके अधिकारों का ज्ञान कराते हुए कहा कि लगान अदा करने के लिए भूमि, बेल या संपत्ति नहीं बेची जानी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने ये कर दिया था कि अकाल पड़ रहा है तो क्या हुआ, आपको तो टैक्स तो देना ही होगा। तो किसान क्या कर रहे थे, कोई जमीन बेच रहा था, कोई अपने बेल बेच रहे थे, यानी कोई जो घर के जेवरात बेच रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये बेचे जाना जरूरी नहीं है। और अगले वर्ष बंबई में प्लेग की बीमारी फैल गई, और प्लेग की बीमारी फैल गई और प्लेग बीमारी के लिए स्पेशल उनके कमिश्नर लगाए थे रेंड जो थे, और उसके सहायकों ने प्लेग की रोकथाम के लिए अनावश्यक रूप से दमनकारी उपाय अपनाए। तो तिलक ने अपने पत्रों में रेंड और उनकी सहायकों की कड़ी आलोचना की। यानी अंग्रेजों ने जब प्लेग की रोकथाम के लिए जनता के लिए कोई सेवा नहीं की तो उन्होंने अपने अखबारों में बहुत कुछ उनकी आलोचनाएं की। उस समय उनकी आलोचनाएं करना बहुत बड़ी बात थी। अपने जीवन की कुछ कारावास यात्राएं। राजनीतिक कार्यों के लिए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति संभवतः तिलक ही थे। सबसे पहले राजनीतिक काम के लिए जेल जाने वाला एक व्यक्ति था, तो कौन था, तिलक। और उन्होंने पहले जेल जाना, उनसे पहले जेल जाना कलंकित समझा जाता था। भारत में एक तो विदेश जाना वो अच्छा नहीं समझा जाता था, उसके अलावा जेल जाना भी कलंकित माना जाता था। और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जेल जाने की गौरवपूर्ण परंपरा को स्थापित किया। और तिलक ही प्रथम व्यक्ति थे जिन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। और पहली बार यह अभियोग 1897 में चला, और जब महाराष्ट्र के नवयुवकों को प्लेग कमिश्नर रेंड की हत्या के लिए भड़काने पर आरोप चलाया गया। यानी उन्होंने 1897 में जब प्लेग था महाराष्ट्र में और उन पर यह आरोप लगाया गया कि ये तो यानी रेंड जो है, कमिश्नर रेंड है, इनको मारने के लिए लोगों को भड़काते हैं, और उन्हें 18 महीने का कठोर कारावास का दंड दिया गया था। कठोर कारावास का दंड दिया गया। इसके अलावा देखिए सन 1908 का कारावास जो है वो एक जग जाहिर है। तिलक अपनी उग्रवादिता के कारण ब्रिटिश शासन के बहुत बड़े शत्रु थे। 1908 में केसरी में प्रकाशित उनके कुछ लेखों के आधार पर उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। और न्यायाधीश जो थे, 9 न्यायाधीशों में से 7 जूरी थे, यानी 7 जो न्यायाधीश थे उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को अपराधी ठहरा दिया और उन्हें 6 वर्ष का कारावास कर दिया। यानी 6 वर्ष की जेल दे दी, जेल का ऑर्डर दिया और 1000 रुपए का जुर्माना। 1000 रुपए का जुर्माना सन 1900 ईस्वी में बहुत बड़ी बात थी, आज के 10 लाख के बराबर था। तिलक के कारावास का समाचार सुनकर देश में अनेकों स्थानों पर जनता विक्षुब्ध हो गई। जब उन्हें समाचार मिला कि तिलक को कारावास हो गया है, जेल हो गई है, तो जनता है वो एकदम दुखी हो गई और जनता ने जगह जगह हड़ताल की, तोड़फोड़ की कार्रवाइयां शुरू की और सरकार को उन्हें बिना समय ही उन्हें मुक्त करने के लिए विवश कर दिया। और 1914 में जब वो कारावास से मुक्त हुए तो तिलक ने फिर से अपना राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कर दिया। 1916 से 18 के वर्षों में भारत की जनता को जागृति प्रदान करके और श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर के और उन्होंने होम रूल आंदोलन में भाग लिया। स्वराज्य आंदोलन जो था, जिसको हम हिंदी में स्वराज्य आंदोलन कह सकते हैं, स्वराज्य आंदोलन में भाग लिया था 1916 से 18 में। पाठ बहुत ही अच्छा है। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौते में तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी और 1907 में कांग्रेस की फूट से ही तिलक सबसे अधिक दुखी हुए और एनी बेसेंट के प्रयत्नों से तिलक पुनः कांग्रेस में शामिल हुए और अंत तक इसी में रहे और 1918 में सर्वसम्मति से उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 1918 में कांग्रेस का अध्यक्ष है वो किन्हें चुना गया था, तिलक को चुना गया था। और 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन से लौटने पर तिलक पूरे मनोयोग से कांग्रेस लोकतांत्रिक दल को संगठित करने में लग गए थे। 1919 में जो है
वो कांग्रेस को पूर्णतः संगठित करने में अपने मनोयोग से काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी विधि का विधान होता है। 21 जुलाई 1920 को बंबई में एक आकस्मिक बीमारी से स्वाधीनता संग्राम के इस विकट योद्धा का स्वर्गवास हो गया। 21 जुलाई 1920 को 1856 में जिनका जन्म होता है, 1920 में उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी लगभग 44 और 20 64 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी अभूतपूर्व शव यात्रा में 2 लाख व्यक्ति शामिल हुए थे। जब उनकी शव यात्रा निकाली गई तो उनकी शव यात्रा में कितने लोग शामिल थे? 2 लाख व्यक्ति शामिल हुए थे। ये बहुत बड़ी बात थी। और तिलक जो है स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति थे और राजनीति के, इसके अलावा उच्च कोटि के विद्वान भी थे। 1908 से लेकर के 1914 तक उन्होंने 6 वर्षीय जो एकांत कारावास उन्हें हुआ था, उसमें उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीता रहस्य, और एक दूसरी पुस्तक लिखी थी द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। 2 किताबें उन्होंने लिखी थी। 1908 से 1914 तक 6 वर्ष का जो कारावास हुआ। और 1897 में जब उन्हें 1 साल की जेल हुई तो उस समय भी उन्होंने एक किताब लिखी थी द ओरियन नामक एक अन्वेषणात्मक ग्रंथ की रचना की थी, जिससे एक अन्य रचना और है उनकी वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष। यानी इस प्रकार जो 4 जो रचनाएं हैं उनकी मानी जाती है, गीता रहस्य, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, द ओरियन और वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, ये उनकी रचनाएं हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तिलक का अब राजनीतिक चिंतन। देखिए, तिलक का राजनीतिक चिंतन सन 1889 में राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने प्राप्त की थी, यह हमने पढ़ भी चुके हैं। और इस समय से उनके राजनीतिक विचारों का क्रम प्रारंभ होता है। 1889 से 1894 तक के वर्षों में तिलक भी उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। यानी उदारवादी विचारधारा थी जो क्या है कि उनके सामने एप्लीकेशन रखती थी अंग्रेजों के सामने कि हमारे देश में ये लागू किया जाए, वो किया जाए, उसमें सुधार किया जाए। लेकिन 1895 से उनके जीवन में परिपक्वता आ गई और सबसे पहले तिलक के चिंतन में ये बातें स्पष्ट रूप से उभरती है। राजनीतिक चिंतन में पहली बात है तिलक का राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के प्रमुख योद्धा थे वो। तिलक का राष्ट्रवाद पुनरुत्थानवादी और पुनर्निर्माणवादी था। उन्होंने वेदों तथा गीता से आध्यात्मिक शक्ति और राष्ट्रीय उत्साह ग्रहण करने का संदेश दिया। तिलक ने मराठा जो उनका अखबार था, उस अखबार में लिखा था कि सच्चा राष्ट्रवाद पुराने नींव पर ही निर्माण करना चाहता है। जो सुधार पुरातन के प्रति घोर असम्मान की भावना पर आधारित है, उसे सच्चा राष्ट्रवादी रचनात्मक कार्य नहीं समझता। यानी पुरातन कार्य के प्रति, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, उस प्राचीन संस्कृति को यदि हम नकार करके और फिर से नया ढांचा बनाना चाहते हैं तो वो नेशनलिज्म नहीं है, वो राष्ट्रवाद नहीं है। हम अपनी संस्थाओं को ब्रिटिश ढांचे में नहीं डाल सकते और सामाजिक और राजनीतिक सुधार के नाम पर हम उनका अराष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते। यानी हम जो है अंग्रेजों की परंपराओं को यहाँ पर लागू नहीं कर सकते। दूसरी बात थी, तिलक के अनुसार भारत में सच्ची राष्ट्रीयता का प्रसार करना है तो उसके लिए आवश्यक है प्राचीन संस्कृति का पुनर्जागरण किया जाए। हमारे भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति में यानी मानवता का सम्मान था, यानी मानव में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। तो उन्होंने कहा कि वो व्यवस्था लागू की जाए। और तिलक की मान्यता थी कि राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक धारणा है। उनका कहना है कि प्राचीन काल में आदिम जातियों के मन में अपने कबीले के प्रति जो भक्ति भावना विद्यमान थी, उसी का आधुनिक नाम राष्ट्रवाद है। यानी प्राचीन काल में आदिम जातियां जो है वो अपने कबीले के प्रति एक अच्छी भावना रखती थी, दूसरे कबीलों को अपने कबीले का नुकसान नहीं करने देती थी, और वही भावना हमारे राष्ट्र के प्रति है। तीसरी बात है राष्ट्रवाद की बाद में चौथी बात, तिलक की मान्यता थी कि राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता पर आधारित होता है और वह सच्चा और स्वस्थ राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्रीय एकता पर, देश की एकता के लिए हमें काम करना चाहिए। हमें किसी प्रकार की जाति, धर्म, लिंग के आधार पर नहीं, हमें देश की एकता के लिए एकजुट होकर के काम करना चाहिए। पांचवी थी उनकी राष्ट्रीयता को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किए और केसरी में लेख लिखकर कि गणपति पूजा की तुलना यूनान के ओलंपियन और पिथियन उत्सव से की थी। यूनान में जो ओलंपियन, पिथियन उत्सव मनाए जाते हैं, उनसे उन्होंने गणपति पूजा यानी गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की उन्होंने कंपैरिजन किया था। तिलक का लक्ष्य स्वराज्य प्राप्ति था, स्पष्ट कीजिए। ऐसा प्रश्न आपके आ सकता है, मोस्ट है ये। तिलक के समस्त राजनीतिक चिंतन को एक शब्द में व्यक्त किया जा सकता है और वह है स्वराज्य। तिलक ने प्राचीन भारतीय दर्शन का बड़ा गहरा अध्ययन किया, जिसका आधारभूत सिद्धांत था धर्म राज्य, और धर्म राज्य का अभिप्राय एक राजनीतिक व्यवस्था से हो, धर्म पर आधारित हो।
और धर्म का अर्थ ये नहीं था कि जैसे ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। धर्म का आधारित मानवता था और जिसका उद्देश्य धर्म का रक्षण करना और पोषण था। स्वराज्य इस धर्म राज्य की एक आवश्यक स्थिति है। इस प्रकार स्वराज्य तिलक के लिए एक नैतिक आवश्यकता थी। उन्होंने घोषित किया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये उन्होंने कहा था। उदारवादी नेता स्वराज्य की मांग ब्रिटिश नागरिक होने के नाते ब्रिटिश उपनिवेशों के नमूने पर करते थे। उदारवादी भी करते थे, लेकिन दबे स्वर में करते थे। उन्होंने अपनी प्रेरणा ब्रिटिश इतिहास और संस्थाओं से प्राप्त की थी। तिलक की प्रेरणा का स्रोत प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन था। यानी उदारवादी जो थे वो तो ब्रिटेन से ही उन्होंने विचार प्राप्त किए, तो ब्रिटेन के सामने उसी तरह से यानी भीख मांगते थे, यूं कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने भीख मांगना नहीं समझा, और जिसमें स्वराज्य को व्यक्ति का धर्म बतलाया गया है, इसी प्रकार उनका स्वराज्य की धारणा भारतीय संस्कृति का परिणाम थी। तिलक के अनुसार स्वराज्य एक ईश्वरीय गुण है और विदेशी साम्राज्यवाद राष्ट्र की आत्मा का ही हनन कर देता है। विदेशी साम्राज्यवाद जो है, यदि हम विदेशियों के अनुसार चलेंगे तो हमारा राष्ट्रवाद जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष और भारत के लिए स्वराज्य की घोषणा की थी। अब जैसे उनका स्वराज्य से क्या आशय है, आपके लिए जो ग्रुप बनाए गए हैं वो है 9610208295। इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। 1916 के पूर्व तक स्वराज्य से तिलक का आशय देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की ऐसी स्थिति से था जिसमें ब्रिटिश सम्राट के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता था। लेकिन 1916 में उन्होंने अपने स्वराज्य की धारणा को तत्कालीन परिस्थितियों में अधिक समयानुकूल और व्यवहारिक बना लिया था। इस प्रकार होम रूल आंदोलन के अंतर्गत 31 मई 1916 को अहमदनगर में स्वराज्य पर अपने भाषण में उन्होंने ये कहा था कि स्वराज्य से अभिप्राय केवल यह है कि भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंध भारतवासियों के हाथों में हो। यानी जैसे मान लो ये क्यों कह रहे थे, क्योंकि उन्हें सोचा था कि यदि हम ब्रिटेन वासियों को यदि एकदम सीधा ही कह देंगे कि मतलब यू शुड क्विट इंडिया, कि आपको इंडिया छोड़ देना चाहिए, नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो हम मेरा बाहर रहना संभव नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि स्वराज्य से हमारा मतलब यह है कि आंतरिक मामलों में संचालन भारतीयों के हाथ में होना चाहिए। हम ब्रिटेन के राजा सम्राट को बनाए रखने में विश्वास करते हैं। उनके ये विचार उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। तिलक स्वराज्य के साथ अपने देश के लिए एक शासन व्यवस्था के पक्षधर थे, यानी एक शासन व्यवस्था होनी चाहिए और जिसमें शासन के सभी अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति सचेत रहें और कार्यपालिका तथा अधिकारी और कर्मचारी स्वयं को जनता के प्रति उत्तरदायी समझे। तिलक का विश्वास था कि राज्य का अस्तित्व जनगण के कल्याण और सुख के लिए होता है। तिलक का यह विश्वास था, राज्य क्यों होता है? राज्य होता है जनता के सुख के लिए, जनता के कल्याण के लिए। और इस आधार पर स्वराज्य का आशय था कि अंतिम सत्ता है वो जनता के हाथ में होनी चाहिए। अंतिम सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए? जनता के हाथ में होनी चाहिए। तिलक का समस्त राजनीतिक चिंतन स्वराज्य पर केंद्रित था और तिलक जब अर्ध चेतना अवस्था में मृत्यु शैया पर पड़े थे, यानी मरणासन अवस्था में तब भी उनके अंतिम शब्द यही थे कि यदि स्वराज्य नहीं मिला तो भारत समृद्ध नहीं होगा। यानी भारत को अगर स्वयं की आजादी नहीं मिलेगी तो भारत समृद्ध नहीं होगा। स्वराज्य हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। और उन्होंने कहा कि मैं जिस स्वराज्य की मांग कर रहा हूं वह केवल हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए अथवा किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होगा, आम जन के लिए होगा। भारतीय जनता की समस्याओं को हल करने के लिए औषधि होगी और वो होगी वास्तविक सत्ता। जब ये औषधि हमें प्राप्त हो जाएगी तब हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई मनमुटाव नहीं होगा और सब मसले हल हो जाएंगे। अंग्रेजों की न्यायप्रियता, उदारवादी विचारधारा में उनका अविश्वास था। लोकमान्य तिलक को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में कोई विश्वास नहीं था। उनकी मूल धारणा थी कि कोई भी साम्राज्यवादी शक्ति शासित देश के हित में शासन नहीं कर सकती और साम्राज्यवाद का तो उद्देश्य ही शासित देश का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण करना होता है। भारत में ब्रिटिश शासकों का उद्देश्य भी यही है और अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास करना नितांत अविवेकपूर्ण है। क्यों? कि अनुनय, आग्रह और प्रतिनिधि मंडल से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है जब तक इसके पीछे कोई ठोस शक्ति नहीं होगी। हमें आयरलैंड, जापान और रूस के उदाहरणों से सीखना चाहिए। जिस प्रकार आयरलैंड, जापान और रूस के जो जनता है उन्होंने जब विदेशियों को किस प्रकार खदेड़ा था, उसी प्रकार हमें भी इनको खदेड़ देना चाहिए। और उन्होंने ये कहा था कि प्रतिवेदनों से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, हमें अपनी शक्ति को संगठित करना होगा। जब तक हम शासकों के समक्ष अपनी मांग को लेकर उपस्थित हों
तो वे उन्हें नहीं मानने का साहस नहीं कर सके। हमारे पास इस प्रकार की शक्ति होनी चाहिए। और तिलक का विचार था कि संवैधानिक पद्धति है वो ब्रिटेन सरी के देशों में ठीक हो सकती है जहां पर एक संविधान है और शासन जनता के प्रति उत्तरदायी है। भारत जैसे देश में संवैधानिक पद्धति सर्वथा अनुपयुक्त होगी। हमारा आदर्श दया याचना नहीं, आत्मनिर्भरता होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। उम्मीद करता हूं कि ये पाठ आपके समझ में आया है और ये